सर रिजल्ट आ गया है क्या? हाँ सर आया तो है, अभी नीट का आया है। अभी तक पता नहीं चला है यहाँ का ना। नहीं वहाँ का तो हमको नहीं पता है, वहाँ शायद पता चला होगा, अभी बात नहीं हुआ है। सुबह में तो बात किए थे तो पता नहीं था। शाम को ही शायद हुआ है, निकला है। हम्म अभी आया है शायद ना। हम्म, नहीं, रात तक पता चलेगा कहीं। नीट में तो इस बार बढ़िया किए हैं लोग, देखो क्या होता है। बोल तो रहे थे कि बढ़िया किए हैं। पास आउट से 2-3 लोग बोल रहे थे कि 600 से पार, तो 2 बोल रहे थे और एक 550 के आसपास। और बाकी 12th वाले में? 12th वाले में हमसे तो 2 लोग को बात हुआ है, दोनों बोल रहे थे अच्छा हुआ है। ठीक है, तो भास्कर और एक ये मोहिनी। शायद बताए थे 4 का ना 6 सफर। क्या? हाँ तो और लोग से बात क्यों होंगे, हमसे 12 में सिर्फ 2 ही लोग से बात हुआ है और पास आउट में 3-4 लोग से। सबसे हम बात नहीं किए हैं, हुआ है जिसको सब पूछते थे नंबर है तो उन लोग से बात हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे और लगभग ये खत्म ही था, और बोले थे कि इक्वेशंस देख के आना, देख लियो। ये सर केमिकल काइनेटिक्स का देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे जो बच गया है फिजन और फ्यूजन। बोल रहा है कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका हाफ लाइफ है T1/2 जो दे रखा है 20 आवर्स दे रखा है, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी will remain आफ्टर 40 आवर्स। हाफ लाइफ है 20 आवर्स, 40 घंटे के बाद ओरिजिनल का कितना बचा हुआ रहेगा। सर पहला में 25% है। फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ठीक बात पूछो। तावा आवाज तावा मत आवाज रखो। हाँ हाँ, कल सूरज बो शाम लोग अजबन
तो शामों के आओ कब देखा जाए। तो ये क्या लिखे हैं? टीआर फॉर एयू इज 2.7 days। ठीक है, कहाँ पर? पहला आ गया। तो जैसे अगर ए नॉट होगा तो फर्स्ट हाफ में 20 आवर्स में कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। फिर अगला 20 आवर्स में ए नॉट बाई 4, यानी कितना बच रहा है? 1/4 टाइम्स कि ए इजकल टू ए नॉट बाई 4 बचा हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है। सर एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ एयू। हाँ 1 मिलीग्राम है। पहला तो हो जाएगा, इसी से होता है ln2 बाई लेमडा। तो लेमडा हो जाएगा ln2 बाई 2.7। डेज में लिखेंगे तो डे इनवर्स, अगर कैलकुलेट करके, वैसे मोस्टली जो होगा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा सेकंड इनवर्स में। ठीक है, 0.26 के आसपास आ रहा था। क्या चीज? पहला बोल रहे थे 0.26 के आसपास आ रहा था। हाँ तो पर डे में आया होगा ना। सेकेंड में करेंगे तो नीचे डे है तो इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा नीचे, तो सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। कन्वर्ट कर सकते हो ना हाँ सर। डे को? हाँ तो डे को सेकेंड में कर लेना है। एवरेज जो होता है ये क्या होता है? 1 अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, 1 अपॉन लेमडा, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो 2.7 बाई ln2। ठीक है, तो ये 3.9 डेज आता है। ln2 को हम रख सकते हैं 0.693। ये क्या है? 0.693। एक्टिविटी फाइंड करना है तो एक्टिविटी होता है ए इक्वल टू लेमडा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो लेमडा तो हमको पता है, एन फाइंड करना पड़ेगा। एन क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो एटॉमिक बोलते हैं मोल कंसेप्ट जो लोग पढ़े उसको यूज करते हुए नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। एक मोल में जो होता है नंबर ऑफ एटम्स Na के बराबर होता है। आ गया।
ये सॉल्व करेंगे तो ये था 3.03 इंटू 10 का पावर 18। ठीक है, देखो प्रोसेस में पता होना चाहिए कि कैसे क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये आ गया तो एक्टिविटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेमडा ऊपर कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, लेमडा कितना है 2.9 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 3.303 इंटू 10 का पावर 18। इसको कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, 9 से थोड़ा कम आना चाहिए, दिख रहा है 8.8 है। 12 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तो सारे सवाल होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक ए है, ये बी में टूट रहा है और बी जो है सी में टूट रहा है एट एनी टाइम। ये एन है, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन बी। ठीक है, और ये लेमडा ए है, ये लेमडा बी है। फाइंड कंडीशन such that number of daughter nuclei becomes constant। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई करने का मतलब यहाँ पे है बी। ठीक है, बी जो है कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसा कंडीशन फाइंड करो कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी बिकम्स कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोले तो पढ़ के आने के लिए, पढ़े हो तो करो, नहीं तो बताएंगे फिर। हेलो। हाँ, गुडू। अच्छा, मोहन की है। ठीक है, भेज देता हूँ सुविधा पे। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट कब होगा, जितना ये बन रहा है इधर से जितना ऐड होगा इतना ही इधर से निकल जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर बी जिस रेट से वो बन रहा होगा, तो रेट ऑफ बनना क्या होगा, तो लेमडा ए इंटू एन ए। ठीक है, पहले से हम लोग जानते हैं कि लेमडा रेट जो होता है यही होता है, और इधर से इसके लिए देखेंगे तो लेमडा बी इंटू एन बी, यही हमारा कंडीशन हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में दे रहे हैं लेकिन इस चीज को याद रखना है। अगर ऐसा है तो बीच वाला जो है कांस्टेंट कब होगा। ये भी क्वेश्चन ही है, जैसे कि अगर ए है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो ए से बी बन रहा है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट T1 है।
और इसके लिए टाइम कांस्टेंट T2 है। यहाँ पे T1 एंड T2 इज हाफ लाइफ। ठीक है, T1 एंड T2 जो है हाफ लाइफ है दोनों प्रोसेस के लिए, साइमल्टेनियस है, यानी कि A भी बन सकता है, B भी बन सकता है, A से B भी बन सकता है और A से C भी बन सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा। फाइंड इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे ए का बात किया जा रहा है कि ए का इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा। बी में भी टूट रहा है, सी में भी बदल रहा है। ए से बी बनने का हाफ लाइफ T1, ए से सी बनने का हाफ लाइफ T2। बोलो। ए से बी का, तो यहाँ से अगर हम λ1 बोलते हैं, इसके लिए λ2 बोलते हैं, तो λ1 क्या लिख सकते हैं, ln2/T1 एंड λ2 क्या बोल सकते हैं, ln2/T2। ठीक है, ये चीज होगी। अब ऐसे अगर ये खर्च हो रहा है तो याद करो कि इसको कैसे लिखते थे, ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, तो दोनों रेट को हम लोग जोड़ दिया करते थे, याद है। तो हियर ए से बी बनता, अगर ए से बी बन रहा है तो इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा एन इंटू डी टी या डी एन बाई डी टी अगर लिखते हैं तो। ठीक, हम लोग कल जो पढ़े थे कि अगर ए से बी बनेगा तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और हम लोग लिखे थे एन लेमडा इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो डी एन बाई डी टी इजकल टू लेमडा एन, माइनस में था, घट रहा था। तो ऐसे ही अगर ए से सी बन रहा है तो यहाँ λ1 हो जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे तो डी एन बाई डी टी अगर लिखेंगे तो ये आएगा λ2 इंटू एन, दोनों केस में तो हम इसी का एन ले रहे हैं, तो ये तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। अब अगर हम इफेक्टिव बात कर रहे हैं, इससे अगर इफेक्टिव का बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव कैसे डिसोसिएट हो रहा है, तो इफेक्टिव डी एन बाई डी टी हमको जो दिख रहा है ये λ1 प्लस λ2 इंटू एन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या आ जाता है, ऐड आ जाता है। यही सब चीज बोले थे कि एक बार पढ़ लेना, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ से λ1 प्लस λ2 आ रहा है, तो यही चीज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि लेमडा हमको मिल जा रहा है कितना, λ1 प्लस λ2। अगर ये मिल गया तो हम ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से 1/2 ln अगर ऊपर लिखते तो 1/T1 प्लस 1/T2 होता। ये दोनों रिजल्ट को भी याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि अगर ए से बी और ए से सी साइमल्टेनियस हो रहा है तो इफेक्टिव इफेक्टिव जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो λ1 प्लस λ2 होगा। ठीक है, और अगर हम हाफ लाइफ का बात करें तो 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, ऐसे ये फॉर्म करेगा। ठीक है,
तो इसको और कुछ क्वेश्चंस बुकलेट में दे रखा है, उसको प्रैक्टिस कर लेना और ये दोनों रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, यानी कि ए से बी और बी ए से सी बन रहा है तो कैसा होगा, और ये वाला रिजल्ट भी। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एन ए लेमडा 1, यहाँ से डी एन ए बाई डी टी का फॉर्मेशन का हम लोग बात लिखते हैं, तो यहाँ से अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा बी इनटू एन जो होगा बी का। अगर ये रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन दोनों बराबर हो जाता है तो इक्वल हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग मतलब ये को कोई इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं साइमल्टेनियस देते। रिएक्शन के लिए, फिर ये कोई हाँ, भी साइमल्टेनियस रिएक्शन के लिए यही कंडीशन होगा ना? किस में, ऊपर वाले का बोल रहे हो? नहीं सर, ये हाँ जो लास्ट में बताया। हाँ, लास्ट वाला तो अगर हो रहा है तो यही होगा, क्योंकि हम लोग को जो है फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। केमिस्ट्री में ये चीज मत लगा देना, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी के जितने भी रिएक्शंस है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए वैलिड है। ठीक है, यानी अगर केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए, और किसी के लिए नहीं। इसके बाद है हम लोग का वही न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी दोनों को एक एक करके पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन हम लोग का ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो है हैवी मतलब होता है, इसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बदलता है। ठीक है, यानी कि हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू ए स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में टूट जाता है। ठीक है, तो अगर ये छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है तो कैसे टूटता है, तो हम लोग कुछ देखे ही थे पीछे, अल्फा डीके, बीटा डीके, उस सब में भी टूट ही रहा था। इसमें भी थोड़ा अलग टाइप का होता है कि इलेक्ट्रॉन से हम लोग कोलिजन कराते हैं, कोलिजन होता है फिर टूटता है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियर फिजन जो है कि यानी कि जिसका जेड जो है ग्रेटर देन 200, एटॉमिक मास ग्रेटर देन 200 रहता है, वही हैवी होता है, हैवी होता है, अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है तो ब्रेक करता है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को यहाँ पे बात करना है कि अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो ब्रेक करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बदल जाता है। ठीक है, और ब्रेक करता कैसे है, तो ऊपर जैसे हम लोग देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, वैसे ही रेडियो एक्टिविटी डीके, ये सब चीजें जो होती हैं इक्वेशंस, इसमें बस हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या क्या फॉर्म करेगा उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नहीं कौन कौन सा रिएक्शंस होगा और क्या होगा। अब एक्चुअली में क्या होता है कि यूरेनियम एटम है, तो यूरेनियम एटम है तो उस पे अगर हम लोग टूटता है तो एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक यहाँ पे बड़ा सा एटम है, सर थोड़ा आवाज कट ठीक रहा है, है ये बीच में। ब्रेक करेगी। हेलो, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ये एटम है, न्यूक्लियाई है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ये ब्रेक कर गया, तो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मान लेते हैं कैसे भी ब्रेक कर रहा है, तो ये अगर दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करा तो ये दोनों पार्ट जो है मूव किया होगा,
यानी कि इधर मान लेते हैं मूव करा, इधर मूव किया, और इस ब्रेकिंग के दौरान, ठीक है, इस ब्रेकिंग के दौरान भी बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे जो एनर्जी रिलीज होता है, गामा रेज रिलीज होता है, ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रॉन्स भी टूट टूट के बिखरते हैं। यूरेनियम का अगर हम बात करें, यूरेनियम है, अगर ये टूट रहा है तो इसमें से न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, गामा रेज भी निकलते हैं। ये छोटे छोटे जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो तो फॉर्म करा, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन होता है, इसमें टूट के सब चीजें निकलता है। एक्चुअली में क्या है कि हम न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं, तो कोलिजन वाला ही सिस्टम है कि हम एक चीज को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटा ही, साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स और निकलते हैं। लड्डू ही खा रहे होते हो, तोड़ते हो तो दो इक्वल हाफ में नहीं टूट जाते, कुछ पार्ट जो है छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें से निकल के गिरते ही। वैसा ही यहाँ पे न्यूक्लियस में भी है। अगर हम न्यूक्लियस को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दो छोटे टुकड़े तो हमको मिले ही, साथ में उसमें से कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है निकलते हुए दिखते हैं। तो उन्हीं सबको अगर हम रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन है यूरेनियम के लिए कुछ कुछ हमको एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको याद रखना है, याद करना है, ठीक है। जैसे यूरेनियम के लिए लिख रहे हैं, और इसी जो हम क्या बोल रहे हैं, इसी रिएक्शन के दौरान जो हमको रेडिएशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा रेज रेडिएशन निकलता है। और यूरेनियम जब टूटता है या रेडिएशन हो रहा होता है यूरेनियम का, तो वहाँ जो सबसे खतरनाक चीज होता है वो गामा ही है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक्सपेरिमेंट से जो इक्वेशन है उसको लिख रहे हैं और इसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेशन पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि यहाँ क्या होगा। यूरेनियम है 235, इसको अगर हम किसी एक न्यूट्रॉन से कोलाइड कराते हैं, ठीक है, तो ये टूट के बनता है हमारा यूरेनियम। यहाँ पे 236 हो जाता है। फिर ये जो है एक्साइटेड फॉर्म में है, तो ये फिर से टूट के बेरियम 56 144 में बदलता है, प्लस क्रिप्टॉन 36 89 में बदलता है। साथ में इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, प्लस कुछ एनर्जी तो होगा ही है, क्यू वैल्यू में जो रेडिएशन हमको मिलता है वो गामा रेडिएशन होता है, ठीक है। क्यू वैल्यू में एनर्जी है, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखेंगे, तो एच सी बाई लेमडा से ये जो एनर्जी आएगा ये गामा रेडिएशन के फॉर्म में हमको मिलता है यहाँ से एनर्जी। तो यहाँ पे यूरेनियम जो होता है इसलिए खतरनाक हो जाता है कि एक यहाँ पे हम न्यूट्रॉन से इसको कोलाइड करा है, 3 न्यूट्रॉन और मिल गया, यानी कि एक बार में देखें तो एक एटम को हम तोड़े, लेकिन एक एटम टूटा तो 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस करा, वो और 3 यूरेनियम एटम को तोड़ेगा, अगला 3 9 प्रोड्यूस करेगा, फिर 27 होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका रेट जो है वो बहुत ही हाईली इंक्रीज कर रहा है, और इसीलिए जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं उसमें अगर हम यूरेनियम डाल के फोड़ते हैं, तो यूरेनियम डाल के फोड़ते हैं तो सर तो खत्म कैसे होता है फिर? खत्म कहाँ होता है? तो सर बोलता है ना कि 70 साल के बाद उनका इफेक्ट पूरा जीरो जैसा हो जाता है। हाँ ये तो बढ़ते रहना चाहिए ना, मतलब जो इसका वैल्यू हो रहा है। हाँ बढ़ते रहेगा, एटम खत्म हो जाएगा तो जिस एटम को तोड़ रहा है वही खत्म हो जाए तो न्यूट्रॉन ही ना बचेगा, हाँ तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब तक सोच रहे हो, एटम थोड़े कम होता है, इसीलिए क्या होता है एटॉमिक बम में फूटता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम टूटा, ठीक है, 20 एटम भी टूटा तो 20 से 30 इलेक्ट्रॉन और 30 और, मतलब तुरंत ही बहुत हाई एनर्जी रिलीज हो जाती है।
ठीक है, तो इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें एनर्जी कितना रिलीज होता है, क्या होता है, वो सब चीज दे रखा है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिएक्शंस याद रखना। एक और यूरेनियम का रिएक्शन होता है 92 235 है, ये जो है रैंडम है, कब कौन बन जाएगा इस पे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसका कंट्रोल कुछ किया जाता है, लेकिन ये जो है रैंडम प्रोसेस होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 236 ऊपर बना तो ये, जैसे कि ये ऊपर वाला रिएक्शन हुआ तो नीचे वाला नहीं हो सकता है। 51 133 प्लस NB41 99 प्लस 4, इसमें न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है, यानी कि इससे अगर ये फॉर्म करता है तो इसमें 4 न्यूट्रॉन्स और मिलेंगे, प्लस Q वैल्यू जो होगा तो होगा, ठीक है। यूरेनियम का एक और रिएक्शन है, तो क्वेश्चन क्या देता है कि ऐसे ही इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि बताएं, यहाँ पे ये दे देगा या फिर ये नंबर दे देगा, साथ में कौन बनेगा बताओ, Sb है तो Sb के साथ में कौन है, बेरियम है तो उसके साथ में क्या फॉर्म करेगा, तो ऐसे से क्वेश्चन देते हैं। तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? इफेक्टिव कहने का तात्पर्य, तो मतलब ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है ना इसे? हार्मफुल इफेक्ट ये सब रिएक्शन से नहीं होता है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट जो होता है वो साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, उससे होगा, यानी कि गामा रेज जो प्रोड्यूस होता है उस रेज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे कि अगर इसमें कुछ गामा का वैल्यू आ रहा है, इसमें गामा वैल्यू आ रहा है और इसमें गामा आ रहा है, वो हार्मफुल है, ये सब जो हम लिखे हैं वो हार्मफुल नहीं होता, यानी कि जो पार्टिकल है ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये सब हार्मफुल नहीं है, ये जो गामा रे है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। गामा रेज क्या होता है, फोटोन होता है, ठीक है, जो रेज निकलता है तो ये सब में निकलता है, यूरेनियम वाले केस में अगर देखेंगे तो जो फोटोन एनर्जी निकल रहा है वो गामा रेंज में रहता है, तो ये सारे रिएक्शंस में ही निकलता है, तो उसमें हम नहीं कह सकते कौन खतरनाक है क्या है। हाँ, जिसका रेंज थोड़ा ज्यादा रहता है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा नुकसान करेगा, जिसका कम है कम नुकसान करेगा, ठीक है। तो जो हैवी न्यूक्लियस है ये इस तरीके से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके और टूट जाता है, ठीक है, तो ये हैवी न्यूक्लियाई वाला है, कि हैवी न्यूक्लियस अगर रहेगा तो इस तरीके से फ्यूजन करता है, ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, पहला ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज का बात करें तो 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड इन ईच फ्यूजन, ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है 2.5, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं रहता है कि अगर हम यूरेनियम से इस न्यूट्रॉन को टकरा रहे हैं तो इनमें से कौन सा बन जाए, पहला में 3 न्यूट्रॉन बन रहा है, इसमें 4 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन, लेकिन कौन सा बनेगा, तो एवरेज में बोला गया अगर एक इवेंट हो रहा है तो मिनिमम तो इतना एवरेज ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स बनेगा ही। मास कितना लॉस होता है, मास लॉस्ट पर रिएक्शन, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेटली नहीं है, 2 mu, ठीक है, मास जो है 2 mu है, तो इससे एनर्जी कितना होगा, ठीक है, मास लॉस डेल्टा m 2 है, तो एनर्जी लॉस 931.5 into 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही हाई एनर्जी है, ठीक है, तो इतना हाई एनर्जी एक रिएक्शन से मिलता है, ठीक है। थर्ड, इन ईच फ्यूजन इवेंट, ठीक है, हर इवेंट में अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी
एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसमें से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर्म इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, दो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी में लार्ज अमाउंट में रहता है अगर हम खुलेआम छोड़ते हैं। तो जो बॉम्ब का इफेक्ट होता है वो यही होता है, यूरेनियम फूटता है तो उसकी जो इफेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फिर टूटता है तो और ज्यादा एनर्जी से मूव करते हैं। ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर से हम एनर्जी इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर फिजन में सिंपली क्या होता है कि बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा तो दोनों के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, साथ में कुछ और भी निकलता है जिसमें गामा रेज होते हैं, गामा रेज एनर्जी है, और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स फिर से एटम पे टकराता है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। अब रिएक्टर्स जो होते हैं यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, कुछ एब्जॉर्बेंट्स लगे होते हैं, कंट्रोल्ड रॉड लगे होते हैं, कंट्रोल्ड तरीके से रिएक्शंस करवाए जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसमें से ऐसे जैसे रॉड लगाया जाता है कि जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, जिसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। फिर ये हार्ड वाटर यानी D2O यूज होता है। D2O यूज होता है इस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को, न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जितना कम स्पीड से टकराएगा उतना ही जो एनर्जी निकल रहा है वो कम निकलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा निकला तो इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस सब चीज के बारे में एनसीईआरटी से एक बार रीड जरूर कर लेना, उसमें दे रखा है कि कैसे क्या होता है। हम उसमें उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली वो सब बोर्ड में ही पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ जरूर लेना है क्या होता है। हाँ, रॉड से सब जो यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना है। तो रॉड्स यूज करते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो न्यूट्रॉन्स ही तो हमको बढ़ावा दे रहे हैं रिएक्शन के लिए, अगर हम उसी को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। तो इसको हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल है, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन यूज करना मतलब दो को जोड़ना, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल है, इस छोटा पार्टिकल इन दोनों को जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल में बना। ठीक है, तो इसको बनाने में जैसे कि अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो दोनों पार्टिकल को जोड़ने में हमको बहुत एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टू कंबाइन स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, यानी कि हम न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं और न्यूक्लियस जो बहुत छोटे हैं, तो इन दोनों को हम कंबाइन करने का बात कर रहे हैं। वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम दो अलग अलग न्यूक्लियाई के प्रोटॉन्स को मिलाने का बात कर रहे हैं। अगर हम उन दोनों को मिला रहे हैं तो हमको बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि वैसे रिएक्शंस करने के लिए हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम दोनों को एक बार कंबाइन कर दिए, दोनों को मिला दिए, तब हम जानते हैं कि जब दोनों मिल जाएंगे तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ओवरकम कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और उस समय उस फोर्स के कारण
बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से हमको रिलीज कर होता है। यानी कि यहाँ पे बनने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको रिएक्शन कराने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, और जब एक बार फॉर्म हो गया, यानी कि वहां पे जब एक बार ये रिएक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से रिलीज भी होता है। कैसे? तो हम अगर न्यूक्लियर लेवल पे सोचें, दो छोटे छोटे एटम्स हैं, यानी कि अगर प्रोटॉन्स है उसमें प्रोटॉन्स के बारे में सोच रहे हैं, दो प्रोटॉन्स को हम मिलाने का बात कर रहे हैं एक दूसरे में। अगर हम दो न्यूक्लियाई को एक न्यूक्लियाई बनाना चाह रहे हैं तो जब प्रोटॉन्स को बहुत पास ले जाएंगे, रेडियस बहुत कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होगा बहुत हाई होगा उस समय। तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा उन दोनों को मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कंबाइन होकर एक न्यूक्लियाई में फॉर्म करेंगे तो वहां पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और तो ऐसे ही अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो वहां पे जो हमारा एनर्जी है पास है, तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी फिर वो रिलीज कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैट जितना एनर्जी को रेजिस्ट करके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रखा था, वो सारा का सारा रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमको रिलीज करता है। जो आजकल हाइड्रोजन बॉम्ब का चर्चा हो रहा है वो इसी चीज पे बेस्ड, फ्यूजन पे। दो हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च होता है। तो अभी पता नहीं, लोग अभी बोलते हैं कि हम हाइड्रोजन बम बना लिए हैं, यानी कि फ्यूजन को कंट्रोल कर लिए हैं। लेकिन मतलब अगर पिछले 10 साल का बात करें तो पिछले 10 साल पहले तक जो फ्यूजन है वो पृथ्वी पे लेबोरेटरी में नहीं हो रहा था। यानी कि ये बोला जा रहा था कि स्टार्स और सन में ही होता है, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो हाई एनर्जी स्टार से ही मिल सकता है, सन से मिल सकता है, तो वहां पे फ्यूजन होता है। और यही जो रीजन होता है स्टार्स और सन का कंटिन्यूअस जलने का रीजन होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन में कुछ रिएक्शंस है, जैसे H12 प्लस H12 मिलके हमको बनाता है हीलियम-32 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं DD रिएक्शन। ठीक है, DD क्यों? क्योंकि ये क्या है, ड्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही H12 प्लस H12 मिलके हमको बना रहा है H13 प्लस H11 प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी DD ही का है। ठीक है, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके ये फॉर्म कर देता है, तो इसलिए DD बोल देते हैं। ऐसे ही H12 प्लस H13 ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अगर मिलके हमको हीलियम एटम बनाता है, तो एक न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, बहुत है एनर्जी है ड्यूटेरियम ट्रिटियम का। तो ठीक है, तो इसमें जो हमको पूछा जाता है, मोस्टली बोला जाएगा DT इक्वेशन क्या होगा, DD इक्वेशन क्या होगा जिसमें हीलियम फॉर्म कर रहा है, या फिर हम ड्यूटेरियम के रिएक्शन से ट्रिटियम बना रहे हैं तो उसमें कैसा रिएक्शन होता है। तो ऐसे करके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और या फिर इक्वेशन देख के डेल्टा एम वैल्यू, तो डेल्टा एम वैल्यू डेल्टा एम हम आराम से निकाल सकते हैं। सर रिएक्शन में केवल हाइड्रोजन और हीलियम इन्वॉल्व होता है। हाँ, मतलब छोटे छोटे में यही तो अनस्टेबल है, और ये स्टेबल फॉर्म करता है। हाइड्रोजन जो होता है अनस्टेबल फॉर्म में है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तो स्टेबल होने के लिए हैवी न्यूक्लियाई बनाता है हीलियम में। ठीक है, इट टेक प्लेस
एट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि 10⁻⁷ से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9 केल्विन, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर पे ये जो है होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एट हाई प्रेशर, अगर हम प्रेशर को हाई कर दें देन एट लो टेम्परेचर इट कैन टेक प्लेस, ठीक है। लो कहने का मतलब है कि वो 10⁻⁴ का ही ऑर्डर का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं 10⁻⁷ है 10⁻⁹ है। तो ये जो टेम्परेचर है ये सन का टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन is greater than energy in fusion, fission, ठीक है। हैवी न्यूक्लियाई का जो एनर्जी है उससे इसका एनर्जी जो होता है ज्यादा होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो फिजन फ्यूजन में ये रिएक्शन होगा, फिजन जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है तो सिंपल सा बात है कि अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो उतना हम लोग लेबोरेटरी में करना मुश्किल होता है, टेम्परेचर ऑफ सन का टेम्परेचर। सर यही रिएक्शन सन में होता है। हाँ सर यही रिएक्शन सन में होता है। हाँ, सन में भी यही होता है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो टूट टूट के हीलियम में बनते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत टेम्परेचर है कंटिन्यूअस ही चलते रहता है। इसी के बेसिस पे सन का बोला जाता है कि इतना दिन से था पुराना, इतना दिन तक चलते रहेगा, वो सब चीजें बात किया जाता है। तो फिजन और फ्यूजन में यही चीज है। फिजन फ्यूजन में रिएक्शंस याद रखने, डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेल्टा एम कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो सब चीजें, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं इससे पहले वाले पार्ट में रहते हैं, इससे बहुत कम रहता है। और एक चीज इसमें से कुछ पार्ट डिलीटेड था, क्या क्या था, एक मिनट, ठीक है। हम लोग का ये जो है खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग का बच रहा है सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट वीक में अगर क्लास लगता है तो हम लोग सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। और उधर खत्म हो गया कि बचा हुआ है अभी? सर बोले और एक क्लास लगेगा। हाँ, और एक क्लास लगेगी उसमें। आज हम लोग स्केल का जो पढ़ रहे थे, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका लेंथ बढ़ता है, वही सब। ठीक है, वो जो बताए थे उसमें हम बता दिए सर को क्या क्या बचा हुआ है। तुम लोग भी एक बार बात कर लेना क्या क्या बचा है, क्या क्या हो गया है। और पीछे का कुछ चैप्टर रिवीजन करना हो उस समय कि जल्दी जल्दी हुआ है ये छूट गया है तो उसको भी कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में डिलीटेड पोर्शन जो है, यानी कि बोर्ड में डिलीटेड है, अभी तो तुम लोग का फॉर्म आएगा तब पता चलेगा कि नीट से डिलीटेड है या नहीं है। होना चाहिए वैसे। वही रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा जो भी पढ़े हैं सारा, हाफ लाइफ, यानी कि रेडियो एक्टिविटी लगभग पूरा ही डिलीटेड है। उसके पहले सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियन एंड वेरिएशन विथ मास, सारा कुछ तो हमको इसमें डिलीटेड ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है डिलीटेड ही है लगभग, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एक बार तुम लोग भी खुद से चेक कर लेना, बोर्ड के लिए है। और ऊपर से अभी पता नहीं पेपर में आया था
कि सिलेबस को 50% रिड्यूस करने का बात हो रहा है, 30% तो हो ही गया है और 20% रिड्यूस करने का, तो बोर्ड के लिए देख लेना वो सब। सेमीकंडक्टर में हम लोग को भी सिर्फ जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। तो जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, तो उसको क्यों छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए खास बात कि एनसीईआरटी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना पढ़ दिया हुआ है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो पूरा थ्योरी हम लिख नहीं सकते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। कोई सा चीज उठो, एनसीईआरटी हर जगह छपा हुआ है, तो एनसीईआरटी है तो बेस्ट है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है उसमें, ठीक है। हम भी बताएंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद जाके उसको पढ़ो, आराम से समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सेमीकंडक्टर के लिए जिस दिन भी जो लेक्चर सुन रहे हो उसको जाके एनसीईआरटी मस्ट पढ़ लो। एक बार पढ़ लोगे, वो ऐसा चैप्टर है कि एक बार कहानी की तरह याद कर लो। कुछ चीजें हैं उसमें से याद करने के लिए, बाकी समझने का चीज है। उसको अगर कर लिए तो एक भी क्वेश्चन जो है उससे छूटेगा नहीं। छूटने का सिर्फ एक ही टॉपिक है उसमें, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर ही एक टॉपिक है जो बच्चों को क्या कहते हैं दिक्कत पहुंचाता है। वो भी कब, जब वो सर्किट दे देगा तब। उसमें भी कुछ है नहीं, और वो भी पिछले साल से बोर्ड वाला तो हटा ही दिया है नीट में, तो नीट में पढ़ना है, ठीक है। फिर आज इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स वाला जो है पूरा कंप्लीट करो, सर से बोल देंगे कि सेमीकंडक्टर का जो बुकलेट है भेज दें, कि बुकलेट में भी थ्योरी दिया होगा तो ज्यादा अच्छा है। उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला शायद दिया हुआ था, तो ठीक है। फिर इन सब चीज को एक बार पढ़ के खत्म करो, और नेक्स्ट वीक से जो क्लास लगेगा उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। इधर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बोल लो, टाइम है डिस्कस कर लेंगे। नहीं, ठीक है। फिर जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ो। ये सब चैप्टर जो हैं डायरेक्टली आते हैं, इसमें ज्यादा घुमाने का सोर्स है नहीं, बस एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज के लिए 10 फॉर्मूले हैं, उसी में घुमा सकता है। तो क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, इजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा आराम से अगर क्वेश्चंस करोगे तो। बाकी सब की तरह नहीं है कि 10 क्वेश्चन के तो 11वां नया क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन कर लोगे तो 21वां पक्का है कि पीछे कहीं कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन सब चैप्टर को अच्छे से कर लो, और अभी कर लो ताकि बाद में टेंशन ही ना रहे। इसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी ऐसे ही चैप्टर है, इन सब से भी आसान है, बस कहानी है कि कैसे हो रहा है, उसको एक बात समझ लो तो बात खत्म। लेकिन साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर एंजॉय करो।